सच, साहस, सरोकार। प्रदेश के धार्मिक शहरों में बनेंगे आवासीय संस्कृत विद्यालय। प्रदेश के धार्मिक शहरों में आवासीय संस्कृत विद्यालय बनाए जाने की योजना है। आवासीय संस्कृत विद्यालयों के लिए जमीन भी आवंटित की गई। पहली बार आवासीय संस्कृत विद्यालय संचालित किए जाने की यूपी में व्यवस्था। प्रयागराज, सीतापुर, चित्रकूट, अयोध्या और मथुरा में खुलेंगे विद्यालय, जिसके लिए जमीन भी आवंटित कर दी गई है। इसके साथ ही प्रत्येक आवासीय स्कूल में 100 बेड की भी व्यवस्था होगी। अफजाल अंसारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होनी है। अफजाल अंसारी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। अफजाल अंसारी ने गैंगस्टर एक्ट मामले में इसकी मांग की है, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। अपनी कन्विक्शन को निलंबित करने की मांग की गई है। गाजीपुर जिले के एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट से जुड़ी हुई ये सजा है, जिसके खिलाफ अब्बास अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। दोष सिद्ध के बाद अफजाल को 4 साल की सजा भी हुई है। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने एसपी ट्रैफिक को लिखा पत्र। कैबिनेट मंत्री ने एसपी को पत्र भी लिखा है। डग्गामार बसों पर कार्रवाई के लिए यह पत्र एसपी ट्रैफिक को लिखा गया है। और कैबिनेट मंत्री द्वारा लिखा गया ये पत्र अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ है। राजस्व हानि होने पर कार्रवाई के लिए ये पत्र कैबिनेट मंत्री द्वारा लिखा गया है, जो अब सोशल मीडिया पर भी सामने आए हैं। और ये वही पत्र है जो कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने एसपी ट्रैफिक को लिखा है। डग्गामार बसों पर कार्रवाई के लिए कैबिनेट मंत्री ने एसपी ट्रैफिक को यह पत्र लिखते हुए उचित कार्रवाई करने की मांग की है। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह का ये जो पत्र है अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ है। राजस्व हानि होने पर कार्रवाई के लिए ये जो लेटर है लिखा गया है, ये अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ है। और कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने एसपी ट्रैफिक को पत्र लिखा है। भाजपा विधायकों के लिए चुनौती बना दलित सम्मेलन। तो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के लिए अब दलित सम्मेलन बड़ी चुनौती बन गया है। अनुसूचित जाति के लोगों की भीड़ जुटा पाना अब भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है। 2 नवंबर को लखनऊ के स्मृति उपवन में इस कार्यक्रम का आयोजन होना है। विधायकों को विधानसभा क्षेत्र से 2000 दलित के जुटाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। विधानसभा क्षेत्र से आने वाली भीड़ पर खास नजर भी रखी जाएगी, लेकिन अब ये चैलेंज भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के लिए गले की फांस की तरह बनता जा रहा है। विवेक इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, देखिए, अनुसूचित जाति के लोगों को एक साथ जुटाना भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के लिए आखिर किस तरीके से चुनौती बन रहा है? देखिए मुस्कान, कुछ दिन पहले ही अगर बात की जाए तो जब दलित सम्मेलन, भीम सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी करा रही थी, तो कई सांसद और विधायक जो है वो इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। उनके विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र से उस मात्रा में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के लोग नहीं आ पा रहे थे जिसके लिए सम्मेलन कराया जा रहा था। इसके बाद संगठन की तरफ से इन विधायकों और सांसदों को फटकार लगी और फिर से जो 2 नवंबर को लखनऊ में जो सम्मेलन होने वाला है, कम से कम 2 लाख की भीड़ जुटाने का मात्रा जो है वो रखा गया है, लक्ष्य रखा गया है। और बात की जाए तो हर विधायक को अपने विधानसभा क्षेत्र से तकरीबन 2000 की भीड़ जो है वो दलित समाज से लेकर आनी है। ऐसे में दलित समाज जो है माना जाता है उत्तर प्रदेश में मायावती का बात करें तो खाटी वोटर है। और भारतीय जनता पार्टी ने गैर जाटव बिरादरी में भले ही अपनी पकड़ बनाई हो, लेकिन जाटव बिरादरी अभी भी मायावती के साथ बना हुआ है। ऐसे में ये भीड़ जुटाने में जो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक और सांसद हैं, कुछ विधायक सांसद ऐसे हैं जो इस भीड़ जुटाने में कामयाब रहे हैं, लेकिन अधिकतर ऐसे माननीय हैं भारतीय जनता पार्टी के जो भीड़ जुटाने में कामयाब नहीं रहे हैं। ऐसे में 2 नवंबर को होने वाली लखनऊ के स्मृति उपवन में जो आयोजन है, वहाँ अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों पे नजर रखी जाएगी कि कितने विधानसभा क्षेत्र से कितने की संख्या में लोग आ रहे हैं। बात की जाए तो पार्टी की तरफ से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों में आने वाली भीड़ पर खास नजर रखी जा रही है। और इस सम्मेलन को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इसके अलावा अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और साथ ही साथ अनुसूचित जाति वर्ग के मंत्री और पार्टी पदाधिकारी इसको संबोधित करेंगे। बात की जाए तो लगातार जो है ये कहा जा रहा था कि दलित सम्मेलन से लेकर भीम सम्मेलन तमाम दलित वर्गों को साधने के लिए सभी राजनीतिक दल जो है इस प्रकार के सम्मेलन कर रही है। लेकिन ठीक है, धन्यवाद विवेक इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो मनाई जाएगी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती। अब पूरे प्रदेश में धूमधाम से मनाई जाएगी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती। अपना दल प्रदेश स्तर पर इस जयंती को मनाता हुआ नजर आएगा। पार्टी की ओर से जिलेवार किया जाएगा कार्यक्रम, तो पार्टी की ओर से जिलेवार कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। काम करने वाले चर्चित लोगों को इस कार्यक्रम के दौरान आमंत्रित भी किया जाएगा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को पूरे प्रदेश भर की जिलेवार तरीके से मनाने की तैयारी में है अपना दल। विवेक इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती एक बार फिर से अपना दल जिलेवार तरीके से मनाता हुआ नजर आएगा। इस जयंती के जरिए क्या कुछ साधने का प्रयास होगा अपना दल का? देखिए, अगर बात की जाए तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती अपना दल प्रदेश स्तर पर मनाएगा। साथ ही साथ इस जयंती मनाने से पार्टी की तरफ से जिलावार कार्यक्रम घोषित किया जाएगा। हर जिले में अपना दल की तरफ से कार्यक्रम घोषित किया जाएगा, जहां पार्टी के अलग अलग वर्गों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम में गैर राजनीतिक व सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले चर्चित लोगों को याद किया जाएगा और उनको आमंत्रित करके उनको सम्मानित भी किया जाएगा। अगर बात की जाए तो सरदार पटेल की तस्वीर भेंट करके इन सामाजिक लोगों को जो गैर राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में बेहतर काम किया, उनको सम्मानित किया जाएगा। सभी जिलों के जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में साथ साथ राष्ट्रीय प्रदेश और जिला पदाधिकारी भी सरदार पटेल की प्रतिमा पे माल्यार्पण करेंगे। और बात करें तो माल्यार्पण करने के बाद जिस तरीके से लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, ऐसे में कुर्मी वोटों को साधने का प्रयास अपना दल करेगी। लगातार इस जाति वर्ग की लामबंदी अपना दल करती आई है और भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सबसे पुरानी और सबसे मजबूत साथी भी है। पिछले 10 साल से दोनों का गठबंधन चल रहा है। बात की जाए तो तकरीबन लगभग 1 दर्जन विधायक अपना दल के हैं और साथ ही साथ जो उनकी नेता है वो कैबिनेट मंत्री भी हैं एनडीए की सरकार में। तो ऐसे में कुर्मी वोटों को साधने का एक प्रयास जयंती के बहाने अपना दल कर। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद विवेक इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मध्य प्रदेश में 5 जिलों में 10 जनसभाएं करेंगी मायावती। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मायावती भी अब चुनावी मैदान में उतरेंगी। निवाड़ी, छतरपुर, सतना, दतिया और भिंड में मायावती जनसभाएं करती हुई नजर आएंगी। इसके साथ ही बसपा की ओर से जो कार्यक्रम है वो भी जारी किया गया है। इस दौरान बसपा सुप्रीमो मायावती विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। बसपा गोंडवाना समाज पार्टी के साथ मिलकर एमपी विधानसभा चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। उससे पहले 10 जिलों में तकरीबन 10 जनसभाएं करती हुई नजर आएंगी मायावती। विवेक एक बार फिर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विवेक, देखिए लगातार इस बात का इंतजार था कि आखिर मायावती कब जनसभाएं करेंगी, कब जनता के बीच पहुंचेंगी। अब उसका भी ऐलान हो चुका है, जहां 5 अलग अलग जिलों में मायावती की 10 जनसभाएं होंगी। इस जनसभाओं में क्या कुछ खास देखने को मिलेगा और मायावती किस तरीके से मध्य प्रदेश के चुनाव में अपना दमखम दिखाएंगी? देखिए मुस्कान, कहीं न कहीं बसपा को इस बात की उम्मीद थी कि बसपा सुप्रीमो मायावती अपनी सक्रियता दिखा सकती हैं और जिस तरीके से अनुमान लगाया जा रहा था कि मध्य प्रदेश या राजस्थान से इसकी शुरुआत हो चुकी है, तो अब मध्य प्रदेश से कुछ 5 जिलों में 10 विधानसभा जनसभाएं, 5 जिलों में जो 10 जनसभाएं हैं उनको बसपा सुप्रीमो लीड करती हुई दिखेंगी। अगर बात करें तो निवाड़ी, छतरपुर, सतना, दतिया, भिंड में ये जनसभाएं होंगी और ये ऐसी जगह है जहाँ पे दलित वोटर्स ज्यादा हैं। बात करें तो आदिवासी ज्यादा हैं, अनुसूचित जात के लोग ज्यादा हैं। यहाँ मायावती जो है वो अपनी आवाज बुलंद करती हुई दिखाई देंगी। बसपा की तरफ से बाकायदा कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया है। 6 नवंबर को निवाड़ी व अशोकनगर, वहीं 7 नवंबर को छतरपुर, सागर, दमोह और 8 नवंबर को सतना व रीवा में बसपा सुप्रीमो जनसभा करेंगी, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगी और उनसे अपील करेंगी कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियों को दरकिनार करते हुए बसपा को वोट करें। बात की जाए तो 10 नवंबर को दतिया व सेवड़ा में और 14 नवंबर को भिंड व मुरैना में जनसभा करेंगी मायावती। इसके पहले अगर बात करें तो पार्टी के जो नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद थे, वो कई कार्यकर्ता सम्मेलन कर लोगों को संबोधित कर चुके हैं, कई रैलियां निकाल चुके हैं और ठीक विधानसभा चुनाव जो 4 राज्यों में बसपा लड़ रही है, बात करें तो नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को बनाया है, कहीं न कहीं एक अहम जिम्मेदारी दी गई है और बसपा के भविष्य के लीडर के रूप में इनको देखा जा रहा है।
एक वजह यह भी है आकाश आनंद को जिम्मेदारी देने के पीछे कि पश्चिम उत्तर प्रदेश से चंद्रशेखर लगातार दलितों में अपना पैठ बना रहे थे, युवाओं को अपनी तरह आकर्षित कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर की काट भी है और एक बड़ी जिम्मेदारी आकाश आनंद को इसलिए दी गई है ताकि बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद विवेक इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। समाजवादी पीडीए यात्रा को लेकर लगाई गई होर्डिंग, समाजवादी पार्टी की यात्रा को लेकर अब होर्डिंग्स लगाई गई है। यात्रा को लेकर होर्डिंग से पटा लखनऊ सुल्तानपुर मार्ग। समाजवादी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने ये सड़कों पर होर्डिंग्स लगाई हैं और इसके साथ ही होर्डिंग में 2024 की होर्डिंग में सपा सरकार की उपलब्धियों को भी बखूबी गिनाया गया है। तो इस होर्डिंग के जरिए सपा सरकार की उपलब्धियों को भी बताया गया है। अखिलेश के आगमन को लेकर अब तैयारियां भी शुरू हो चुकी है और समाजवादी पीडीए साइकिल यात्रा को लेकर अब सड़कों पर होर्डिंग्स देखने को मिल रही हैं। पुरानी पेंशन बहाली के लिए दिसंबर में होगा जोरदार प्रदर्शन। पुरानी पेंशन बहाली के लिए दिसंबर में प्रदर्शन देखने को मिलेगा। समाधान संघर्ष मोर्चा ने बैठक में नीति भी बनाई है किस तरीके से प्रदर्शन किया जाएगा। इसके साथ ही 15 नवंबर तक सभी जिला इकाइयों का भी गठन होगा। 30 नवंबर को जिलों में डीएम के माध्यम से सीएम को सौंपेंगे ज्ञापन। तो जिलों में डीएम के माध्यम से सीएम के नाम का ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। ज्ञापन के माध्यम से पुरानी पेंशन बहाली की मांग भी की जाएगी। लखनऊ में गांधी प्रतिमा के पास होगा एक दिवसीय प्रदर्शन और ये प्रदर्शन दिसंबर में देखने को मिलेगा, जिसके लिए बैठक के जरिए रणनीति भी तैयार की गई है। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर ये प्रदर्शन देखने को मिलेगा। गाजियाबाद में बीटेक छात्रा से लूट का मामला। बीटेक छात्रा से लूट के मामले से जुड़ी एक बड़ी और अहम अपडेट सामने आई, जहां पुलिस से मुठभेड़ में एक बदमाश के ढेर होने की खबर है। पुलिस से मुठभेड़ में एक बदमाश ढेर हो गया है। बीटेक की छात्रा से लूट का दूसरा आरोपी मुठभेड़ में ढेर। मुठभेड़ में घायल बदमाश जितेंद्र उर्फ जीतू की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। एक पुलिसकर्मी के भी घायल होने की खबर है। तो इस मुठभेड़ के दौरान एक पुलिसकर्मी के घायल होने की खबर है। मसूरी थाना क्षेत्र में गंगा नहर पटरी पर यह मुठभेड़ हुई है। बीते दिनों बदमाश ने छात्रा के साथ की थी लूटपाट। तो बीते दिनों बदमाश ने छात्रा के साथ लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया था। लूट के दौरान गंभीर रूप से छात्रा घायल भी हुई थी। वहीं अब छात्रा की मौत की भी खबर अब लगातार सामने आ रही है। वहीं बीती रात इलाज के दौरान छात्रा की मौत भी हो चुकी है। गाजियाबाद से प्रवीण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण, देखिए, बीटेक छात्रा से लूट के मामले में एनकाउंटर में फिलहाल एक आरोपी की मौत की खबर है, जबकि दूसरा आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस क्या कर रही है? प्रवीण, देखिए मुस्कान, आपको बता दूं, गाजियाबाद के ये पूरा मामला एबीएस कॉलेज का है, जहां पॉपुलर रिपब्लिक में ये कॉलेज पढ़ता है, जहां पर बीते दिनों जिस तरह से जो छात्रा के साथ जो बर्बरता की गई थी, जिसका सीसीटीवी भी सामने आ चुका है कि 2 बाइक सवार किस तरीके से छात्रा से छेड़छाड़ कर रहे हैं और उसको जब छेड़छाड़ के बाद उसको जब पकड़ कर नीचे गिराया गया, जिसके बाद उसके सर में बहुत गंभीर चोटें आई, उसके पूरे शरीर पर उसकी गंभीर चोटें आ गई थी, जिसकी देर शाम मौत भी हो गई। जिसके बाद लगातार पुलिस की तरफ से अपराधी की तलाश की जा रही थी और अपराधी जो है वो फरार चल रहे थे। फिलहाल देर रात जिस तरह से पुलिस ने नाकाबंदी की और जैसे ही वो अपराधी सामने से गुजर रहा था, पुलिस ने उसको रोकने का प्रयास किया, लेकिन कहीं ना कहीं अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए वहां से भागने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस मुठभेड़ में अपराधी मारा गया है। और साथ ही साथ जो बता दिया जाए, जो उप निरीक्षक है गंगनहर, जो मसूरी गंगनहर के उप निरीक्षक हैं, उनको भी मुठभेड़ के बाद उनके भी घायल होने की सूचना बताई जा रही है। कहीं ना कहीं योगी सरकार के बाद जिस तरह से जो महिलाओं के साथ जो छेड़छाड़ के मामले सामने आ रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं अब जो पुलिस है वो अपना सख्त रूप अपनाते हुए दिखाई दे रही है। बिल्कुल, देखिए प्रवीण, एक खबर ये भी आई है कि इस पूरे हमले में जो छात्रा है, जो लगातार जिंदगी की जंग लड़ रही थी, अब बीती रात उसकी मौत भी हो चुकी है। इस मामले पर अब परिजन क्या मांग कर रहे हैं? उनकी पुलिस प्रशासन और सरकार से क्या मांग है? देखिए, परिजनों का साफ तौर पर कहना था कि जिस तरह से अपराधी खुलेआम इस तरह की घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जिस तरह से जो मुठभेड़ हुई है उसकी सराहना भी कर रहे हैं। साथ ही साथ बच्ची जो है घर में पढ़ने लिखने वाली बच्ची थी
उन मुआवजे की मांग भी हो रही है कि सरकार की तरफ से कुछ मुआवजा दिया जाए परिवार को, ताकि उनका जीवन व्यापन जो है आगे समय अपना कर पाए। सरकारी नौकरी की बात की जा रही है, परिजन सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं, लेकिन जो कार्रवाई गाजियाबाद पुलिस की तरफ से देखने को मिली है तो कहीं ना कहीं परिवार काफी खुश नजर आ रहा है। उनका साफ तौर पर कहना है कि ऐसे अपराधियों को मुठभेड़ ही होनी चाहिए, मरने चाहिए। उनको साफ तौर पर ये भी कहना था कि उनको बीच चौराहे पर सजा देनी चाहिए। अब कहीं ना कहीं पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए जो कार्रवाई की है उससे काफी खुश हैं, लोग भी खुश हैं और काफी परिवार वालों में भी खुशी की बात कही जा रही थी। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद प्रवीण इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिना मान्यता मदरसा की होगी उच्च स्तरीय जांच। तो बिना मान्यता मदरसों की अब उच्च स्तरीय जांच होगी। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने अब अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। प्रदेश में बिना किसी वैध मान्यता के जितने भी मदरसे संचालित हो रहे हैं अब उनकी उच्च स्तरीय जांच करने के आदेश दिए गए हैं। एसआईटी मदरसों को मिल रहे विदेशी फंड की भी कर रही जांच। याजदानी बिल्डर सहित 5 पर दर्ज हुई एफआईआर। याजदानी बिल्डर समेत 5 पर एफआईआर दर्ज किए जाने की खबर है। बिल्डर के खिलाफ धोखाधड़ी का भी केस दर्ज हुआ। तो बिल्डर के खिलाफ धोखाधड़ी का ये केस दर्ज हुआ है। इसके साथ ही एकता पार्क निवासी सुमित गोयल ने ये केस दर्ज कराया है। सुमित गोयल ने 18 मई 2022 में बिल्डर से अपार्टमेंट खरीदा था। सारा भुगतान करने के बाद अपार्टमेंट के अवैध होने का पता चला। वहीं अब इस मामले को लेकर पीड़ित पक्ष ने एफआईआर दर्ज कराई थी। पैसे नहीं मिलने पर पीड़ित पक्ष ने दर्ज कराया था मुकदमा। कलीम इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कलीम, देखिए याजदानी बिल्डर समेत 5 पर एफआईआर दर्ज हुई है, क्या कुछ है ये पूरा मामला? देखिए मुस्कान, जिस तरीके से बात की जाए याजदान बिल्डर के खिलाफ लगातार मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, क्योंकि इससे पहले याजदान बिल्डर का की जो बिल्डिंग थी वो गिराई जा चुकी थी। उसमें जिन लोगों ने अपना पैसा निवेश किया था, फ्लैट बुक किए थे, लेकिन वो फ्लैट पूरी तरीके से अवैध थे। इस मामले को लेकर के जिस तरह से बात की जाए, जो पीड़ित ने अभी मुकदमा दर्ज किया है उसने आरोप लगाया है कि उसने वहां पर एक फ्लैट बुक किया था, लेकिन जब उस मामले की जानकारी की तो वो सभी अवैध निकले। उसके बाद जब उसने पैसा अपना वापस मांगा तो उसको पैसा नहीं दिया गया, तो जिसके बाद थकार कर उसने जो है फिलहाल मुकदमा दर्ज कराया। तो इस मामले में पुलिस के साफ तौर से कहना है जिस तरह से 60 लाख रुपए याजदान बिल्डर को दिए गए हैं, तो इस मामले की तफ्तीश की जाएगी और ये मुकदमा भी याजदान बिल्डर की जो और मुकदमे दर्ज है उसी से अटैच करते हुए एक बड़ी कार्रवाई देखकर की जाएगी। ठीक है, धन्यवाद कलीम इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सपा विधायक इरफान सोलंकी की जमानत के मामले से जुड़ी बड़ी अपडेट। सपा विधायक इरफान सोलंकी की जमानत के मामले से जुड़ी बड़ी और अहम अपडेट है, जहां मामले पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में बड़ी और अहम सुनवाई होनी है। तो सपा विधायक की जमानत के मामले पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में बड़ी सुनवाई होगी। कानपुर नगर के मूलगंज थाने में दर्ज मामले पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। सरकार की तरफ से दाखिल किया जाएगा जवाबी हलफनामा। महराजगंज जेल में बंद है सपा विधायक इरफान सोलंकी। इस वक्त सपा विधायक इरफान सोलंकी महराजगंज के जेल में बंद है। साल 2022 में इरफान समेत अन्य के खिलाफ दर्ज हुआ था केस। वही अब इस मामले पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। फर्जी आधार कार्ड बनाने के लिए प्रमाण पत्र जारी करने का भी आरोप सपा विधायक पर लगा है। कलीम एक बार फिर इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कलीम, देखिए सपा विधायक इरफान सोलंकी की जमानत के मामले पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में बड़ी और अहम सुनवाई होनी है। देखिए मुस्कान, जिस तरीके से बात की जाए सपा विधायक इरफान सोलंकी की, तो उन्होंने अपनी जमानत के लिए जो अर्जी दायर की है उसमें जो है आज सुनवाई होनी है। फिलहाल जिस तरीके से सुनवाई की बात की जाए, इनको जो है फर्जी प्रमाण पत्र और जो बात की जाए दस्तावेज तैयार करने के मामले में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। मुकदमे में उनकी गिरफ्तारी हुई थी। गिरफ्तारी के बाद वो फिलहाल अभी महाराजगंज जेल में बंद है और इसके बाद से लगातार अपनी जमानत के लिए अर्जी दायर कर रहे हैं। लेकिन अगर इस मामले की बात की जाए, इससे पहले भी जो दस्तावेजों को फर्जी तरीके से तैयार करने से पहले भी कई ऐसे मुकदमे हैं जो पुलिस से हस्तक्षेप और पुलिस की कार्यशैली में हस्तक्षेप करने के मामले दर्ज हुए, जिसको लेकर के पुलिस उस मामले की भी पैरवी कर रही है। लेकिन अब अगर बात की जाए जिस तरह से उन्होंने अपनी जमानत अर्जी की याचिका जो दायर की है उसको लेकर के जो सरकार की तरफ से जो वकील है वो अपना हलफनामा दायर करेगा। उसके बाद जो है जो इस मामले की बहस करेगा, उस मामले में देखना ये होगा कि उसके बाद क्या कुछ इनको जमानत मिलती है या फिर इनको सजा जिस तरीके से चल रही है उस तरीके की सजा जारी रहती है। ठीक है, धन्यवाद कलीम इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी बड़ी और अहम खबर। इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में माफिया डॉन ब्रजेश सिंह की अब मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि आज बड़ी और अहम सुनवाई होनी है। इसके साथ ही बहुचर्चित सिकरौरा नरसंहार का ये पूरा मामला है जिस पर आज
बड़ी और अहम सुनवाई हो सकती है। मामले पर आज होगी महत्वपूर्ण सुनवाई। इसके बाद अटकलें हैं कि माफिया डॉन की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। हीरावती की अपील पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। तो हीरावती की अपील पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। ट्रायल कोर्ट के फैसले को हीरावती ने चुनौती दी है। ब्रजेश सिंह समेत अन्य को उस पूरे मामले में आरोपी बनाया गया था। वही अब इस मामले पर हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। ट्रायल कोर्ट ने 2018 में माफिया को बरी किया था। चीफ जस्टिस की बेंच ने अपील कर सुनवाई का किया फैसला। तो चीफ जस्टिस की बेंच ने सुनवाई का फैसला लिया है। वही अब इस मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई भी होनी है। मेरठ में ट्रेन की चपेट में आकर 3 लोगों की मौत की खबर है। ट्रेन की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है। रेलवे ट्रैक पार करते वक्त ये हादसा हुआ। वही ट्रेन की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत भी अब हो चुकी है। वही एक ही परिवार के तीनों सदस्य बताए गए। मौके पर पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची। तो मौके पर पुलिस प्रशासन की टीम भी पहुंची है। वही पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। कंकरखेड़ा के कासमपुर रेलवे क्रॉसिंग का ये पूरा मामला बताया गया। थाना कंकरखेड़ा क्षेत्र अंतर्गत कासिमपुर रेलवे क्रॉसिंग के रेलवे ट्रैक पार करते समय एक महिला और उसकी 2 बेटियां गुजर रही वंदे भारत ट्रेन की चपेट में आ जाने से दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर तत्काल थाना कंकरखेड़ा और जीआरपी आरपीएफ का फोर्स मौके पर पहुंचा है। आगे की विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जिस समय ये घटना घटित हुई है उस समय ये फाटक बंद था। मृतकों के द्वारा जो है फाटक के नीचे से निकलकर क्रॉस करने का प्रयास किया जा रहा है। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।